चलिए बात शुरू करेंगे हम लोग। कुल मिलाकर माइक्रोस्कोपी के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि आप लोग सैंपलिंग किस प्रकार से करते हैं। आप जो सेक्शन वगैरह देखोगे उसमें क्या करने वाले हो, तो तीन चार बेसिक से टर्म्स होते हैं माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड, एंड दे आर लाइक दिस कि क्या कर रहे हो। बेसिकली अगर आपने सेक्शन पूरे के पूरे लाइव सैंपल को लिया है तो आप उस फिनोमेना को बोलते हो बायोप्सी। किसी मरी हुई चीज से आप ले रहे हो तो उसको नेक्रोप्सी या ऑटोप्सी। ऑटोप्सी वैसे पोस्टमार्टम्स के लिए टर्म इस्तेमाल होती है। फिक्सेशन एक रूटीन का तरीका है कि जो लिविंग चीज है या जो टिश्यू है उसकी बेसिक एक्टिविटीज या यूं कहें लाइव एक्टिविटीज हम खत्म कर दें। हमें लाइव एक्टिविटीज खत्म क्यों करनी है? क्योंकि हम वो जो एंजाइम और जो प्रोटीएज वगैरह उसके अंदर उपलब्ध हैं वो उस टिश्यू को पूरी तरह से खत्म ना कर दें, उसके पहले हम उन सारे एंजाइम्स को फिक्स कर देते हैं। फिक्स कर देते हैं मतलब उनकी एक्टिविटी को खत्म कर देते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फिक्सेशन। टिश्यू ब्लॉक को हमें आगे काटना भी है तो उसके लिए भी हमें फिक्सेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें स्लाइसेस वगैरह काटनी है उसकी, बहुत थिन स्लाइसेस। तो उस केस में भी हमें इस पूरे के पूरे फिनोमेना की जरूरत पड़ती है। खैर, जब कभी भी आपको टिश्यू प्रिपरेशन करना है तो बेसिक स्टेप होंगे आपके प्रिपरेशन, एम्बेडिंग, वॉशिंग एंड डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, एंड देन यू विल बी यूजिंग सेक्शन कटिंग, माउंटिंग, योर क्लियरिंग, रिहाइड्रेशन। ये बेसिक से स्टेप्स होते हैं। फिक्सेशन आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका जो लिविंग टिश्यू है उसको आपको एक्टिविटी को खत्म कर देना है कि कोई एक्टिविटी उसके अंदर रहे ना, और वो एक्टिविटी अगर आपने खत्म कर दी तो आपका जो सैंपल है वो काफी लंबे समय तक आप सहेज के रख पाएंगे। रूटीन में जो इनमें तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपका फॉर्मेलिन, जिसको हम बेसिकली 10% फॉर्मेल्डिहाइड होता है, उसके अलावा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का मेजर फिक्सेटिव एजेंट है। और इस फिक्सेटिव एजेंट की खास बात यह है कि न सिर्फ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड बल्कि आपके लैंथेनम ब्रोमाइड, टेट्राब्रोमाइड इस टाइप के, और सेरियम टेट्राब्रोमाइड इस टाइप के कंपाउंड भी एज ए फिक्सेटिव एजेंट इस्तेमाल होते हैं। तो फिक्सेटिव की जो ओवरऑल परिभाषा है कि टिश्यू का पहला ट्रीटमेंट आप कह सकते हो कि टिश्यू या जो आपने सैंपल लिया है जिस भी जगह से, उसको पहली बार किस चीज से ट्रीट करो कि उसके अंदर फर्दर चेंजेस ना आए। उसके बाद आप एम्बेडिंग कर रहे हो। एम्बेडिंग क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको उसकी थिन सेक्शनिंग करनी है। अब ये थिन और अल्ट्रा थिन दो तरह के शब्द होते हैं। थिन सेक्शनिंग हमारे नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप होते हैं, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, उनके लिए हम लोग करने वाले हैं। और जो अल्ट्रा थिन लेवल पे मामला जाएगा वो बेसिकली टैम के लिए करोगे आप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जो आगे मैं आपसे बात करूंगा। मजे की बात है जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी है, जो दूसरी माइक्रोस्कोपीज हैं, उनमें बहुत ज्यादा थिन सेक्शनिंग की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आप अगर मुझसे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में कहोगे तो उसमें तो मैं कहूंगा कोई सेक्शनिंग वगैरह, सेक्शनिंग की जरूरत ही नहीं है, जो जैसा है आप वैसा का वैसा ही कर लो। आप मुझसे अगर कहोगे फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी तो मैं कहूंगा नहीं नहीं, आप थिन सेक्शनिंग कर लो, काम चलेगा। लेकिन अगर आप डीआईसी पर चले जाओगे तो हम कहेंगे थिन हो या थिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस तरह की कई सारी बातें होती है सेक्शन। जैसे मैं कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में कहूंगा तो हम कहेंगे आप मल्टीपल सेक्शनिंग करो उसमें, क्योंकि हम एक 3D इमेज बनाने वाले हैं वहां पर। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स अबाउट माइक्रोस्कोपी। हर स्टेप के बाद हम क्लिनजिंग करेंगे, उसको साफ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एम्बेडिंग करने के साथ साथ ही आपने उसका वॉशिंग और डिहाइड्रेशन भी किया है। डिहाइड्रेशन इसलिए किया है कि आपको नेक्स्ट स्टेप पे उसको पैराफिन के साथ उसको रखना है, तो पूरी तरह से डिहाइड्रेट होना चाहिए, पानी उसके अंदर ना रहे। ठीक है, पानी रहेगा तो वो जो पैराफिन आप जिस जगह पर डाल रखना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। माउंटिंग, क्लियरिंग। माउंटिंग बेसिकली आप ग्लास स्लाइड के ऊपर कैसे रख रहे हो, और उसके बाद क्लियरिंग कि अगर कोई इम्प्योरिटी उस जगह पर रह जाए, ऑब्वियसली इतने सारे प्रोसेस किए हैं तो आप किसी न किसी हाइड्रोफोबिक एजेंट के साथ उसको क्लियर करोगे। और रिहाइड्रेट कि वो अपनी शेप को बिगाड़े नहीं, क्योंकि आपका पूरा का पूरा सिस्टम को आपने डिहाइड्रेट किया है। और डिहाइड्रेट करने का जो एक नतीजा निकलता है वो ये कि जो प्रॉपर शेप होती है आपकी जो स्लाइसेस की, वो स्लाइसेस की शेप बिगड़ सकती है। तो वी गो फॉर द रिहाइड्रेशन। स्टेनिंग आर द सिंपल प्रोसीजर्स। कुल मिलाकर जो स्टेनिंग के प्रोसीजर्स हैं उसमें हम बात कर लें कि भाई जो कहानी रहेगी कि दो तरह के रूटीन में स्टेन है। वैसे तो बहुत सारी तरह की बातें हम लोग आगे करने वाले हैं कि न्यूक्लियर स्टेन आप यूज करोगे हेमेटॉक्सिलिन का, जो कि टिपिकल डीएनए या क्रोमोसोम जैसे स्ट्रक्चर्स के साथ ऐड होना चाहिए।
काउंटर स्टेन बेसिकली एक शब्द होता है कि एक बार आपने किसी पर्टिकुलर चीज से स्टेनिंग कर दी और उसके बाद आप उसको काउंटर स्टेन करोगे, यानी कि दूसरे वाले लोग जो उस पर्टिकुलर चीज से स्टेन नहीं हुए हैं उससे सेकेंड नंबर वाली चीज से आप स्टेन कर पाओ, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड काउंटर स्टेन। तो ये काउंटर स्टेन शब्द भी बड़ा आपको मजेदार लगेगा, कई जगहों पर ये अलग अलग तरीकों से आएगा काउंटर स्टेन। शब्दों के जो इसमें हेरफेर रहेंगे वो ये कि यू कैन गो फॉर द योर लाइक सेकेंडरी स्टेन, प्राइमरी स्टेन, इस तरह के कई सारे शब्द हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगली आगे बातें करें हम। माइक्रोबियल स्टेनिंग में कुछ बेसिक सी बातें रहेंगी कि आपको माइक्रोबियल जो स्टेन्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन क्या क्या रहेंगे कि आप मॉलिक्यूलर बेसिस पे आप उनको क्लासिफाई करो, उसमें पूरी की पूरी लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी रहेगी। इट इज अ ट्राइफिनाइल मेथेन डाइज, इट इज योर ऑक्साजाइन डाइज एंड ट्राइजैन डाइज। ऑक्साजाइन और ट्राइजैन में, ऑक्साजाइन में आपका CV आता है, योर क्रिस्टल वायलेट। थाइजेंड डाइज में आपके मिथिलीन ब्लू वगैरह ये आ जाते हैं। सो इट डाइज को थोड़ा बहुत आपको याद रखना मॉलिक्यूलर बेसिस के, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे। फिर इनकी जो एफिनिटीज होती हैं कि कौन सा वाला किसके साथ बाइंड करेगा, एक क्लासिफिकेशन वो वाला भी है जिसमें हम एसिडिक डाइज, बेसिक डाइज और न्यूट्रल डाइज के बारे में बात करते हैं। ये वाले भी आपको प्योर रट्टाफिकेशन है, थोड़ा सा आप इसको रट लीजिएगा। ना जो मेजर टेक्निक्स हैं आपकी स्टेनिंग की, उसमें 2 मेजर टेक्निक्स पर मैं यहाँ पर बात कर लूंगा, उसके अलावा काफी कुछ आप लोग उसमें वीडियो में देखिएगा। किस अपना जो ग्राम स्टेनिंग है, ग्राम स्टेनिंग में बेसिक से सवाल कि पहली आपने ट्रीटमेंट किया CV, दूसरा ट्रीटमेंट किया आपने आयोडीन, तीसरा ट्रीटमेंट किया आपने अल्कोहल और चौथा ट्रीटमेंट किया आपने काउंटर स्टेन, दैट इज योर सेफ्रेनिन। CV कहाँ पर बाइंड करेगा तो ध्यान रखना सेल वॉल पे बाइंड करेगा। आयोडीन करेगा क्या, इस CV को स्टेबलाइज करेगा सेल वॉल पे। अल्कोहल क्या करेगा, मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेगा, मेम्ब्रेन लिपिड्स को डिसॉल्व करेगा। और सेफ्रेनिन जिनके अंदर ये वाली रिएक्शन हो चुकी होगी उनको दोबारा से स्टेन करेगा। सो फंडा ये है, फेमस सा सवाल कि अगर मैं CV के साथ आयोडीन, आयोडीन के सीधे बाद सेफ्रेनिन के साथ ट्रीट करवाऊं तो क्या होगा, आंसर है सेफ्रेनिन बाइंड ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपने वो डिसॉल्व करने की प्रक्रिया नहीं की, तो वो ये वाली जो जगहें होंगी ये जगह अभी भी वायलेट ही वायलेट रह जाएंगी अगर आपने अल्कोहल के साथ ट्रीट नहीं करवाया तो, क्योंकि पहले वाला CV निकलना चाहिए। रेड और पर्पल में मैं डोमिनेंस की बात करूं तो जो पर्पल होगा वो हमेशा डोमिनेट करेगा, रेड वाला उस जगह बेचारा नजर नहीं आ पाएगा। ठीक है, हो सकता है सेफ्रेनिन बाइंड कर जाए लेकिन डोमिनेट नहीं करेगी, तो आपको जो रंग नजर आएंगे वो आपको हमेशा वायलेट नजर आएंगे, दैट इज योर पर्पल। दूसरा फेमस सवाल होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था, आज मैंने एक ट्रीटमेंट किया, उस कल्चर को मैंने रख दिया और छुट्टियां मनाने चला गया, मैं 3-4 महीने बाद आया और वापस से उस कल्चर को ट्रीट किया, मैंने देखा कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। ये एक फेमस सवाल है। सो हाउ कैन ए ग्राम पॉजिटिव कैन बिकम ग्राम नेगेटिव? तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि विच एवर आर द ओल्डर कल्चर ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दे विल बिकम ग्राम नेगेटिव बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द सेल वॉल। छोटा सा सवाल है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। इसमें और तरह के सवाल बनते हैं कि ये जो एथेनॉल वगैरह, आयोडीन जो है उसको आपने ज्यादा देर के लिए ट्रीट करवा दिया तो क्या होगा, क्रिस्टल वायलेट को आपने 30 सेकंड से ज्यादा ट्रीट करवा दिया तो क्या होगा। इस तरह के छोटे मोटे सवाल इसमें काफी सारे बनते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना हो जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी बात होती है, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि भैया हमें ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव भी करना है। वो कहते हैं ना तो हम ग्राम नेगेटिव है ना हम ग्राम पॉजिटिव है, हम बड़े जिद्दी हैं। और इस तरह के जो जिद्दी बैक्टीरिया है उनको हम पहले हीट करते हैं कार्बोल्फोक्सिन के साथ और उसके बाद कहते हैं कि भैया तुम्हें एसिड अल्कोहल के साथ ट्रीट करवाएंगे। कार्बोल्फोक्सिन के साथ ट्रीट करवाया तो ये क्रिस्टल वायलेट के इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्रिस्टल वायलेट के इक्विवेलेंट हो जाएगा तो जो कार्बोल्फोक्सिन का कलर है वो आपका रेड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने अल्कोहल के साथ ट्रीटमेंट कराया तो अगर वो ऐसे लोग होंगे कि जिनका मोटाई ज्यादा नहीं होगी वो पर्टिकुलर चीज की, तो वो अपने इस कार्बोल्फोक्सिन को छोड़ देंगे और मिथिलीन ब्लू के साथ ट्रीट करवाएंगे। तो ये कहे जाएंगे नेगेटिव और ये कहे जाएंगे एसिड फास्ट पॉजिटिव। यहाँ कंसेप्ट जो याद रखना है कि जो माइकोबैक्टीरियम्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है उसमें लिपिड कंटेंट होता है और उसको हम बोलते हैं वैक्स डी। इट्स अ फेमस क्वेश्चन कि वैक्स डी इज प्रेजेंट इन माइकोबैक्टीरियम। तो माइकोबैक्टीरियम जो होंगे, माइकोबैक्टीरियम की दोनों सीरीज के मेन जो कैंडिडेट्स है
दैट इज योर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। इनके केसेस में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ वाले केसेस में आपको एसिड फास्ट ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आपका एसिड स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज जिम्सा स्टेनिंग। जिम्सा स्टेनिंग जो होगा, रिकेट्सिया अगर आपने नाम सुना है, उसको स्टेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा कई बार ब्लड सैंपल्स की ब्लड सैंपल्स में जो ब्लड फिल्म्स बनती हैं उसको भी स्टेन करने में इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली अगर ब्लड सैंपल में आपको प्रोटोजोवन इन्फेक्शंस नजर आ रहे हैं तो वहाँ उन वाले केसेस में आप जिम्सा स्टेन इस्तेमाल करोगे। दो चार शब्द मैं आपको यहाँ सिखाना चाहूंगा। एक शब्द होता है नेगेटिव स्टेनिंग। नेगेटिव स्टेनिंग इज बेसिकली द फिनोमिना कि अगर आपकी कहीं कोई चीज, पर्टिकुलर चीज, से फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर कह रहा है कि मैं तो किसी भी स्टेन को नहीं लूंगा, और हमें पता है कि इसकी लोकेशन क्या है या हमारे सैंपल में क्या है, तो हम क्या करें, इसके इस वाले शेप को जानने के लिए वी वांट टू नो द शेप, दिस पर्टिकुलर शेप ऑफ द सैंपल, what I'll do, I'll be simply taking its surrounding और यहाँ स्टेन इस्तेमाल कर लूंगा मैं पूरा का पूरा। ये स्टेन इस्तेमाल करने के बाद मैं कहूँगा कि भाई आप यहाँ से हट जाओ, I'll be just removing it, इसको यहाँ से मैं रिमूव करूँगा, और ये जो स्टेन यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है वो असल में आप हमें कुछ ऐसा नजर आएगा, कुछ ऐसा। या आप यूं कहें कि मुझे ये तो नजर ही नहीं आ रहा, थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि अदृश्य है, ये हमने जो लाइट वगैरह इस्तेमाल की है उसमें ये वाला पार्ट नजर नहीं आ रहा। तो अब ऐसे केसेस में चूंकि वो चीज यहाँ है, इसके बेसिस पे हम इसकी शेप को डिफाइन कर लेंगे कि यहाँ जो चीज रही होगी उसका शेप कैसा होगा। एग्जैक्टली द शेप वॉज प्रेजेंट हियर। सो दिस फिनोमेना, जहां आप सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को एक्चुअली स्टेन करते हो, तो इस तरह की स्टेनिंग को आप कहोगे नेगेटिव स्टेनिंग। बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इसका, क्योंकि ज्यादा उसका यूज वहीं पर है। ठीक है, अब जरा माइक्रोस्कोपी के बारे में कुछ कुछ बातें कर लें। माइक्रोस्कोपी के 5 मेन टर्म्स हैं जिनको आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। फिजिक्स के टर्म्स हैं। हो सकता है आपकी फिजिक्स बचपन में कमजोर रही हो, लेकिन आज अगर आपको माइक्रोस्कोपी पढ़नी है तो पांचों टर्म्स आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए होती क्या है। इनके मैं हिंदी वाले टर्म्स भी इस्तेमाल करूंगा। एब्जॉर्प्शन इज बेसिकली व्हेनेवर द लाइट इज पासिंग थ्रू सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, सम फोटोन्स गेट एब्जॉर्ब, और इसको हिंदी में आप बोलते हो अवशोषण। सो इंटेंसिटी जो होगी वो हमेशा किससे रिलेटेड होगी? एम्पलीट्यूड से। और एम्पलीट्यूड हमेशा किससे रिलेटेड होगा? नंबर ऑफ फोटोन से। एक फॉर्मूला भी याद रखना, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड टू स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर आता है आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज बेसिकली अपवर्तन। अपवर्तन। डिफ्रैक्शन इज बेसिकली विवर्तन। डिस्पर्जन इज बेसिकली प्रकीर्णन। आई एम जस्ट यूजिंग द टर्म प्रकीर्णन, हिंदी टर्म्स, क्योंकि काफी सारे मुझे सुनने वाले लोग हिंदी मीडियम होते हैं, तो जस्ट फॉर रेस्पेक्टिंग देम, एंड दिस इज द व्यतिकरण। ठीक है, रिफ्रैक्शन का जो सिंपल फिनोमेना रहेगा कि जब कभी भी आप एक मीडिया से दूसरे मीडिया में आपकी लाइट गुजरेगी, तो हो सकता है कि उस लाइट की रफ्तार बढ़ जाए, या हो सकता है लाइट की रफ्तार घट जाए। तो ये बढ़ जाना या घट जाना जो है लाइट की रफ्तार का, इसको आप बोलोगे रिफ्रैक्शन। इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। समझने के लिए आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। Here two types of media are there. This is the N1, this is the N2, this is the N1, this is the N2. हमने लाइट को यहां से गुजारा,
से फॉर एग्जांपल ऐसे, ये लाइट सीधी यहाँ जानी थी, लेकिन हमने कहा नहीं नहीं वो ऐसे जा रही है। सो समथिंग इज मूविंग अवे फ्रॉम द एक्सिस, तो आप कहोगे कि डेंसिटी ऑफ n1 इज एक्चुअली मोर देन डेंसिटी ऑफ n2, और इसीलिए यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी लाइट की, दैट इज v1। ठीक है, हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट लिया कि हमने कहा कि ये लाइट थी, इसको जाना था ऐसे, और हमने कहा नहीं इट इज मूविंग टूवर्ड्स द एक्सिस, ये टूवर्ड्स द एक्सिस चली गई। तब हम कहेंगे कि n2 का डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है n1 के मुकाबले, और इसीलिए यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो n1 के मुकाबले कम हो गई। और ये जो घटना है वेलोसिटी का कम हो जाना है, बढ़ जाना, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड योर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, ये यहीं से टर्म आता है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग मामला कैसा गया। डिफ्रैक्शन, वेव फ्रंट्स जो होंगे उनका किनारों से एक बार फिर से सेकेंडरी वेवलेट्स क्रिएट कर देना, एक सिंपल सा फिजिक्स का फिनोमेना है कि दिस इज द लाइट, दिस लाइट इज मूविंग लाइक दिस एंड दीज आर कॉल्ड वेव फ्रंट्स। यहाँ से लाइट गुजरी तो ये तो चला ही चला, और सेकेंडरी वेव फ्रंट्स ऐसे भी चल पड़े। ये किनारों से इस तरह से फैल जाना, जबकि लाइट ऐसे जा रही थी, और इन किनारों की बात मैंने यहां से की है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। उसके बाद एक और टर्म है आपका, दैट इज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का एकमात्र फंडा याद रखना कि बचपन में अपन लोगों ने पढ़ा था कि वाई एग्जैक्टली द सिग्नल्स आर मेड रेड, स्पेशली फॉर द स्टॉप सिग्नल। तो वेन एवर द मल्टीपल वेवलेंथ ऑफ द लाइट आर मूविंग through the prism, they'll be just deflecting in a specific manner. Suppose it is Vibgyor, VIBGOR. So this one will be moving, this one will be deflected highest with the highest angle, and this one will be deflected with the least angle. Sorry, मैं उल्टा बोल गया। This one is deflected with the least angle and this one is deflected with the highest angle। अगर V नीचे लिखा है तो V को अगर मैं ऊपर लिख दूं तो फिर मामला डायग्राम उल्टा हो जाएगा। इसको आपको एग्जाम में याद रखना है, मैं यूजुअली जानबूझ के उल्टा लिखता हूं। V को अगर आप ऊपर लिखोगे तो V सबसे पहले नीचे आएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, सॉरी। फेमस सवाल डिस्पर्जन से रिलेटेड, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? शाम को जो सूरज होता है वो लाल नजर क्यों आता है? शाम में लाल क्यों, सुबह का सूरज भी लाल नजर आता है, अगर कभी आप सुबह जल्दी जगे हो तो। नाउ एक टर्म आता है एबेरिशंस। एबेरिशन आपके दो तरह के होते हैं, स्फेरिकल एंड क्रोमेटिक एबेरिशन। स्फेरिकल और क्रोमेटिक एबेरिशन को रिमूव करने के अपने आप में दो तरीके हैं। स्फेरिकल एबेरिशन तो आपको लेंस को बहुत अच्छे से डिजाइन करना होगा जिससे कि आपकी जो रेज हैं वो प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में चले। क्रोमेटिक एबेरिशन में बेसिकली कंसेप्ट ये होता है कि आपका जो रेड है, जैसा मैंने आपसे कहा कि उसका डिस्पर्जन कम से कम हो रहा है और ब्लू का डिस्पर्जन बड़ा ज्यादा हो रहा है, तो अगर आपकी वेव इस प्रकार से चल रही है और उसको आपने क्रोमेटिक एबेरिशन नहीं किया है तो उसकी जो ब्लरनेस क्रिएट हो जाएगी, उसमें मल्टीपल कलर्स आपको नजर आएंगे एक ही इमेज के अंदर। उस चीज को ठीक करने के लिए, आप क्रोमेटिक एबेरिशन को ठीक करने के लिए दो तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हो। इट इज द एक्रोमेटिक लेंसेज और एपाक्रोमेटिक लेंसेज। तीन मेजर कलर्स होते हैं, वीबीजी, सॉरी बीजीआर। जो आपका एक्रोमेटिक होता है वो बीजी को ठीक, बीआर को ठीक करता है, इट इज बीआर। लेकिन एपोक्रोमेटिक इन तीनों को ठीक कर देता है, इन तीनों एबेरिशंस को। ठीक है, ये एक मोटी सी टर्म है। ये दोनों टर्म आपको क्लियर रखनी है। एबेरिशन एक हिस्टोरिकल चीजें आपको, इस वाले जो टॉपिक है माइक्रोस्कोपी का, उसमें आपको याद रखना है हिस्ट्री, पहली बार किसने क्या डिस्कवर किया था और क्या डिस्कवर नहीं किया था। मैं जो डिस्कस करना चाहता हूं वो ये चीज डिस्कस करना चाहता हूं, इट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन।
लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पे छोटी छोटी सी बातें मैं कर लूं। सबसे पहले लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज डी, और इसको मैं कहूंगा रिजॉल्विंग पावर का रिवर्स। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन या लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का सिंपल सा मतलब है कि द मिनिमम डिस्टेंस that can be seen that can be seen as separate entity, minimum distance between two objects। यानी कि मैं कहूं कि मैंने ये दो चीजों को पास पास रखा है, कुछ ऐसे। आप कहोगे किस जगह पर ये दोनों एक दूसरे को छू नहीं रही हैं, तो ज्यादातर लोगों का आंसर होगा ये। फिर जिनकी आंखें थोड़ी और अच्छी हो गएंगे ये, और भी ज्यादा अच्छी है तो हो सकता है ये कहते हैं, लेकिन हो सकता है माइक्रोस्कोप से देख रहे हो। ठीक है, सो ये आपकी रेजोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। यू नो, मिनिमम डिस्टेंस, जिसकी आंखें सबसे अच्छी होगी वो कहेगा ये, जिसकी आंखें बेचारों को चश्मे की जरूरत होगी कहेगा साहब ये तुम्हारे तो ये भी मिक्स कर रहे हैं। मे बी पॉसिबल आप बिना चश्मे के इस वक्त वीडियो देख रहे हो। सो कहानी ये होगी कि भाई मिनिमम टू मिनिमम डिस्टेंस आप कब देख सकते हो, कितने आसानी से देख सकते हो, ये वाली चीज रहेगी आपकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के बारे में। हमारी जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है उसको अगर मैं डिस्कस करने लगूं यहां पर, तो मेरा जो पूरा का पूरा कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा कुछ ऐसा कि भाई लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2n साइन थीटा। इसमें रेले करेक्शन एक नाम की एक चीज होती है, उसमें लिखते हैं 1.22 लैम्डा अपॉन 2n साइन थीटा। फिर इसको सही ढंग से लिखा जाएगा तो 2 से आपने इसको कैंसिल किया, 0.61 लैम्डा अपॉन n साइन थीटा। हमें इस पर ध्यान देना है, हमें इस पर ध्यान देना है, और हमें इस पर ध्यान देना है, और ये तीनों मिलकर हमारे इस डी को रेगुलेट करने वाले हैं। अब कैसे रेगुलेट करते हैं ये बातें कर लें। लैम्डा इज ऑब्वियसली द वेवलेंथ यूज्ड। आप क्या यूज कर सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो जिसको आप पार बोलते हो, और पार बेसिकली कौन सा स्पेक्ट्रम है, योर विजिबल स्पेक्ट्रम। हद से तो आप ये कर लो कि आपने कोई स्टेन ऐसा इस्तेमाल कर रखा है जो कि अल्ट्रा वायलेट को रेस्पॉन्ड कर रहा है, तो आप 400 थोड़ा बहुत और नीचे ले आओ तो 350 इस्तेमाल कर लोगे, बट यूजुअली 400 से नीचे लोग नहीं जाते। वी यूज द विजिबल स्पेक्ट्रम, क्योंकि अगर आप इस तरह से लेमडा को और नीचे लेके जाओगे तो आपकी आंखें खराब हो जाएगी, क्या फायदा है, परेशान मत होइए। हमारे पास दूसरी चीज है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस मीडिया के थ्रू सारा का सारा खेल चल रहा है, ये आपका माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का ये ऑब्जेक्टिव, यहां पर हो सकता है एयर हो, यहां पर हो सकता है ऑयल हो। अभी किसी ने मुझसे पूछा है कि ऑयल इमर्शन का क्या यूज है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम अराउंड 1 लेके चलते हैं, और ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 लेके चलते हैं। मुझे ये वाली वैल्यूज बड़ी बड़ी करनी है, मुझे ये वाली वैल्यू छोटी करनी है। ध्यान रखना है, दिस मस्ट बी वेरी स्मॉल, दिस मस्ट बी लार्ज, एंड दिस मस्ट बी लार्ज। अभी थीटा पर भी बात करूंगा मैं। तो मैंने अगर एयर की जगह पर इस ऑयल का इस्तेमाल कर लिया तो ऑब्वियसली इस जगह पर कोई वैल्यू लिखूंगा एंड इट विल बी ऑब्वियसली मोर देन 1, और मोर देन 1 होते ही अपना डी का वैल्यू अगेन क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि डी के साथ रिलेशन कैसा है इसका, इनवर्स रिलेशन, और नीचे जा रहा है ना। अगली बात होती है थीटा की। थीटा को रिप्रेजेंट करने के 3-4 तरीके होते हैं, कि कई लोग इसको कोन एंगल के सेंस में डिफाइन करते हैं। मैं जरा इसको एक लाइन खींचूं। मैंने कहा मेरा माइक्रोस्कोप अभी यहां पर है, दूसरी बार मैं माइक्रोस्कोप को थोड़ा नीचे ले आया, और तीसरी बार मैं माइक्रोस्कोप को बिल्कुल नीचे ले आया। तीनों ही बार में मैंने यहां पर एक लाइन खींच दी, दिस इज द मिड लाइन,
और तीनों ही बार में मैंने कहा कि भाई माना कि मेरा जो स्पेसिमेन है वो यहां रखा हुआ है, ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग, अगर मैं एक कोन एंगल बनाऊं, अब आपको एग्जाम में याद रखना है कि इन्होंने कोन एंगल किस तरीके से कहा है। ठीक है, जो आउटर मोस्ट रेज है वो आपके इस प्रिंसिपल एक्सिस वाली इस जगह पर कितना एंगल बना रही है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको कहूं दिस इज अ 2 थीटा, या आप चाहें तो इसको कुछ अल्फा बोल दें, तो फिर इसको आधे वाले हिस्से को थीटा बोल देना। इट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि बुक टू बुक थोड़ा वेरी करता है मामला, बट एक्चुअली दिस इज अ 2 थीटा, तो ये आधा हिस्सा क्या हो गया, थीटा, एंड दिस इज थीटा। आपको किसी एक से मतलब है, आपने जो ही माइक्रोस्कोप को मूव नीचे किया तो ये जो थीटा का वैल्यू है ये बढ़ गया, और नीचे किया तो थीटा का वैल्यू और बढ़ गया। तो यहां से यहां तक आप क्या कर रहे हो, थीटा का वैल्यू रेज कर रहे हो। एंड इफ यू आर यूजिंग द साइन थीटा की वैल्यूज को अगर मैं लूं और जीरो, तो जीरो का साइन जीरो इज जीरो, दिस इज 1/2, दिस इज √3/2, दिस इज, सॉरी गलत बोल गया मैं, 1/√2, दिस इज √3/2, एंड दिस इज 1। यही होती साइन थीटा की वैल्यूज सारी की सारी। ना अगर आप एंगल बढ़ाते जा रहे हो तो आपका साइन थीटा का वैल्यू क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वापस से मैं इस फार्मूले को याद दिलाऊं कि दिस वाज रिटन n साइन थीटा, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ आपने लैम्डा लिखा था और यहां लिखा था d। इसको मैं जरा मेरे पीछे ले चला गया है, आपने लिखा था d इज इक्वल टू लैम्डा 0.61 लैम्डा n साइन थीटा। आपने थीटा का वैल्यू रेज करना शुरू किया तो साइन थीटा का ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आपके पास या तो एयर है या ऑयल है। ऑयल के केस में आपने कहा जी हम लोग इसको 1.4 लेंगे, एयर के केस में हम इसको 1 ले लेंगे, तो ऑब्वियसली ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। आप किस तरीके से काम कर रहे हो, थीटा को आप ऊपर नीचे करके बढ़ा रहे हो। फेमस चीज ऑयल इमर्शन यूज करने का फायदा क्या होता है कि आप जब 100x की जो ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल करते हो उन केसेस में आपको रेजोल्यूशन भी अच्छा चाहिए, मैग्निफिकेशन भी अच्छा चाहिए। तो आपका जो स्पेसिमेन है उसको आपने ऑयल से कोट किया, दिस इज द ऑयल, तो आपका रिजोल्यूशन अब आपका बढ़ जाएगा क्योंकि आपने ये वाली चीज यूज की है, ठीक है। और बिल्कुल टच कर देते हो आप लोग इसको यहां पर लाकर। जिन्होंने माइक्रोस्कोप यूज किया है, लाइट माइक्रोस्कोप, उन्हें बेहतर पता होगा। सो दिस इज बेसिकली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं दोबारा से परिभाषित कर दूं तो ये आपकी लाइट को बेसिकली रफ्तार बढ़ाएगा या घटाएगा। यहाँ वाले केसेस में हम कह रहे हैं कि रफ्तार को घटाएगा क्योंकि आपने डेंसर मीडिया इस्तेमाल किया है। तो आपकी लाइट कहाँ से आ रही है, नीचे से आ रही है। जरा इसको हम माइक्रोस्कोप पर आ जाए वापस से। यह है आपका ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप ने आपने लाइट सोर्स लिया, लाइट सोर्स के आगे आपने कंडेंसर का इस्तेमाल किया, ये इसको कंडेंस किया, यहाँ पर आपने कंडेंसर का इस्तेमाल किया और फिर आपका जो भी सैंपल वाला प्लेन है उस पर यूनिफॉर्मली प्लेस किया लाइट को। सैंपल पर आपका जो स्पेसिमेन है और आपकी जो सराउंडिंग है दोनों में लाइट बराबर जा रही है और इस फिनोमेना को बोलते हैं कॉलर इल्यूमिनेशन। कॉलर इल्यूमिनेशन, इट्स कॉलर इल्यूमिनेशन। फिर आपने ऑब्जेक्टिव में देखा, से फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव आपका 60x है और से फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका जो आई पीस है आगे की तरफ यहाँ पर वो डाल दें, यहाँ पर वो आपका 10x है। तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, रूल याद रखना है हमेशा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो मैग्निफिकेशन हो गया 600x। मैग्निफिकेशन का फार्मूला यही होता है कि कितना मैग्निफिकेशन आपके ऑब्जेक्टिव ने किया और कितना मैग्निफिकेशन आपके आईपीस ने किया है, ये होता है आपका टोटल मैग्निफिकेशन। टोटल मैग्निफिकेशन
कंसेप्ट में आपको क्या याद करना है कि लाइट माइक्रोस्कोप या ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में नंबर वन, इल्यूमिनेशन यूनिफॉर्म दिया जाता है और उसको आप बोलते हैं कॉलर इल्यूमिनेशन। चूंकि इल्यूमिनेशन आप यूनिफॉर्म दे रहे हो तो आपकी जो जरूरत होती है वो ये होती है कि कॉन्ट्रास्ट प्रॉपर है, आपको पता हो कि ये सराउंडिंग है और ये मेरा स्पेसिमेन है, तो इसमें हमेशा स्टेनिंग की आवश्यकता रहेगी रहेगी। ठीक है, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में मैं यहां से आगे की बात कर लूं, मैं कहूं कि नहीं नहीं मुझे तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करनी है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी अगेन बहुत शानदार कंसेप्ट है, इसमें स्टेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, हियर इज द लाइट सोर्स, लाइट सोर्स, और यहां पर आप एक डार्क फील्ड स्टॉप लगाओगे। डार्क फील्ड स्टॉप का ये ओवरऑल फिनोमेना है कि लाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइड से जाए। उसके बाद आपने यहाँ पर एक एब कंडेंसर इस्तेमाल किया जिसमें दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये पूरी चीज को आप एब कंडेंसर बोलते हो। यहां से लाइट कुछ इस प्रकार से फोकस होगी कि जो आपका स्पेसिमेन है सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर लाइट जाएगी। अगर आपने कोई स्टेज प्रोग्राम देखा है तो जैसे टीवी पे भी अपन लोग काफी सारे प्रोग्राम देखते हैं, वो जो शो आते हैं ना डांस के शो, क्या स्टार प्लस का फैमिली समथिंग समथिंग, उसमें क्या होता है, वो जो हीरोइन होती है, जो व्यक्ति होता है मेजर आपका हीरो, वो डांस कर रहा होता है और उसके आजू बाजू बेचारे बहुत सारे लोग डांस कर रहे होते हैं। कंट्रास्ट का मैं आपको सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ। इसको पहनाया जाएगा सपोज लाइट ब्लू, लाइट ब्लू, और इन सबको पहनाया जाएगा रेड, सारे के सारे रेड। अब ये रेड इज द बैकग्राउंड एंड लाइट ब्लू इज द योर स्पेसिमेन, और सारी लाइट इस लाइट ब्लू वाले व्यक्ति के ऊपर फोकस कर दी जाती है। टेलीविजन देखते वक्त आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि ये बहुत यूजुअली बहुत बेकार डांस करते हैं, ये जो आपके हीरो हीरोइन होते हैं इतना अच्छा डांस नहीं करते, एक्सेप्ट वो अपना जेकी श्रॉफ का बेटा, क्या नाम है उसका, जो भी सम टाइगर श्रॉफ, वो अच्छा डांस करता है। बाकी दुनिया में देख लेना ज्यादातर लोग बहुत अच्छा डांस नहीं करते, ये जो आजू बाजू वाले लोग होते हैं बड़ा अच्छा डांस करते हैं। लेकिन आपका ध्यान कहाँ पर होता है, आपका ध्यान हमेशा इस लाइट ब्लू वाले पे होता है, क्योंकि उसमें क्या कर रखा है, आपको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी कर रखी है। बैकग्राउंड को उन्होंने यूनिफॉर्म कर रखा है, स्टेनिंग भी इस्तेमाल की गई है, और लाइट की जो इंटेंसिटी है वो सारी की सारी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर रखी हुई है। तो आपका ध्यान उस बाजू बाजू वाले पे कभी जाता ही नहीं है, आपका ध्यान हमेशा उसी पे होता है कि यस ऐश्वर्या राय इज डांसिंग और सम अक्षय कुमार इज डांसिंग, हुसएवर इज डांसिंग, आपका सारा ध्यान उसके ऊपर होता है। एंड दिस इज डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी कंसेप्ट, मेरा सोचना है। खैर, सो हियर वी आर गोइंग द होलोकॉन, ये जो लाइट रेज होगी इसको कहा जा रहा है होलोकॉन, और ये होलोकॉन सिर्फ और सिर्फ आपके स्पेसिमेन को ही इल्यूमिनेट कर रही है, उसके अलावा किसी को इल्यूमिनेट कर ही नहीं रही है। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, और इसमें आपको स्टेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है कभी भी। अगला कंसेप्ट होगा हमारा फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी को समझने के लिए कुछ टर्म्स को आपको समझना चाहिए कि जब कभी भी आप एक अनडिस्टर्ब लाइट वेव को देखोगे तो वो कुछ इस प्रकार की होगी। कोई भी स्पेसिमेन दो तरह से लाइट वेव के साथ रिटार्डेशन या उसके साथ चेंजेस करेगा। या तो हो सकता है उसका एम्पलीट्यूड चेंज कर दे, एम्पलीट्यूड चेंज कर दे मतलब कुछ को एब्जॉर्ब कर ले, कुछ को आगे पास ऑन करे, या हो सकता है उसका फेस चेंज कर दे। एम्पलीट्यूड चेंज कर दिया तो बेसिकली इंटेंसिटी बढ़ घट गई, फेस चेंज होने में इंटेंसिटी बढ़ती घटती नहीं है, सिर्फ फेस चेंज होता है जिसका पता नहीं चलता। जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी होगी उसमें दो चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा, दैट इज फेज एन्यूल्स एंड द फेस प्लेट। यहाँ एक कंसेप्ट को आपको याद रखना है, पहले फेज एन्यूल्स बता दूं मैं। ये आपने एक बड़ी रिंग ली, और ये डिस्क है, सॉरी रिंग नहीं डिस्क, इस डिस्क में से क्या किया, सिर्फ एक हिस्से को ही आपने अलाउ किया, एक हिस्से में से ही आपकी लाइट जा सकती है। इसको मैं थोड़ा सा मेरे तरीके से बना दूं, माना कि सिर्फ यही हिस्सा है जिसमें से लाइट जा सकती है, ओनली ब्लू वाला हिस्सा। ठीक है, इसके आगे मैंने क्या किया, एक बार फिर एक चीज बनाई, दिस वन इज ब्लू, से ब्लू वाले में से लाइट जा रही है, और दिस वन इज से फॉर एग्जांपल पर्पल, और ये एग्जैक्ट इसके शेप का रखा मैंने। इसको तो हमने बोला एन्यूल, और इसको हमने बोला प्लेट।
एन्यूल में से लाइट पास ऑन हो सकती है, लेकिन प्लेट में आते ही टकरा के रुक जाएगी अगर सीधी सीधी लाइट आई तो। अगर आपने डिफ्रैक्टेड लाइट भेजी तो यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से लाइट आई तो यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन सीधे टकराने वाली लाइट यहाँ पर रुक जाएगी। अब जरा देखते हैं कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि हमारा जो स्पेसिमेन रखा गया है वो इस जगह पे रखा गया है। टेक्निकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एक तरह की डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है, क्योंकि इस स्पेसिमेन के ठीक पहले आपने कंडेंसर भी रखा है ऑब्वियसली यहां पर। दिस इज द कंडेंसर। वो क्या कर रहा है, सारी की सारी लाइट को यहां पर फोकस करने का प्रयास कर रहा है ऐसे। तो कुछ लाइट ऐसे जाएगी और कुछ लाइट यहां से होते हुए ऐसे भी जाएगी। बड़ा खतरनाक सा डायग्राम बन गया, कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ लाइट ऐसे जाएगी, तो कुल मिलाकर होगा क्या कि आपके स्पेसिमेन से ही लाइट यहां से गुजरेगी, आसपास वाले एरिया से लाइट जाएगी नहीं। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस जरा मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करूं कि आपकी जब लाइट कुछ स्पेसिमेन से ऐसे टकरा के निकल रही है, और मैंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया है अभी आपके यहाँ पर, फेस चेंज और एम्पलीट्यूड चेंज। फेस चेंज में हो सकता है कि कुछ लाइट ऐसे भी चली गई हो, कुछ लाइट ऐसे भी चली गई हो। अब चार तरह की लाइट में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो आपने फेस प्लेट क्रिएट किया है उसकी अपने आप में एक बात होती है कि वो फेज में λ/4 का डिफरेंस लेके आएगा, और दुनिया के हर तरह के स्पेसिमेन में एक खास बात होती है कि वो फेज डिफरेंसेस जरूर लाते हैं। स्पेसिमेन की बात कर रहा हूं और यहां पर मैं फेस प्लेट के बारे में बात कर रहा हूं। ये मेरा स्पेसिमेन है। अगर ये स्पेसिमेन यहां से गुजरते हुए λ/4 हो जाए तो यहां से गुजरते हुए एक बार फिर λ/4 होगा, तो कुल मिलाकर डिफरेंस कैसा लेके आएगा, λ/2। अब यहां पर जरा कंसेप्ट को देखते हैं। अगर मैं इन दोनों लाइट्स में इंटरफेरेंस करा दूं, इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण, दोनों को एक साथ कोइंसाइड कराऊं, तो पॉसिबिलिटीज बनती है कि ये फ्रिंजेस क्रिएट करे। अब फ्रिंजेस क्रिएट करना बड़ा गजब का मामला है। से फॉर एग्जांपल दिस इज द लाइट विच इज दिस वन। मेरा जो फेज डिफरेंस क्रिएट करना है वो हो सकता है आगे की तरफ, आगे की जगह पीछे की तरफ λ/4 चला जाए। एक λ/4, इसमें एक बार फिर λ/4 आना है, तो या तो ये हो सकता है λ/2 की तरफ जाए या हो सकता है 0 की तरफ चला जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज है। एक लाइट ऐसी भी है जिसके अंदर कोई सा भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, जो सीधी सीधी आ रही है, वो प्योर लैम्डा है, ठीक है। अब इन तीनों को आप कोइंसाइड कराओ, इनको इंटरफेरेंस कराने की कोशिश करो, आपके इंटरफेरेंस के ढेर सारे ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे। मैं कहूंगा λ/0, λ/4, λ/2। अगर आप लैम्डा और λ/2 के हिसाब से देखोगे तो ये चीज होती है λ/2। इस चीज को बोलते हैं λ/2 का डिफरेंस। अगर ऐसा मामला है तो मामला क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर मामला ऐसा है तो ये क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आपकी जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी होती है उसका पूरा कंसेप्ट इसी बात पर बेस्ड होता है कि जो आपका स्पेसिमेन से लाइट गुजरी है वो फेस डिफरेंसेस किस प्रकार के क्रिएट कर रहे हैं, वो आगे बढ़ा रहे हैं पीछे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ाना और पीछे बढ़ाने के बाद इसको जब आप इमेज प्लेन पे लेके आओगे और इंटरफेरेंस कराओगे तो आपका जो इमेज होगी वो अलग अलग कलर्स की होगी ऑन द बेसिस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पेसिमेन, अलग अलग रंगों, अलग अलग ब्राइटनेस की। और ये जो ब्राइटनेस का डिफरेंस है ये आपको एक्चुअली इमेज के बारे में बता देगा। यहाँ पर मैं आपको चीजें क्लियर करूं, यहाँ आपने किसी प्रकार की स्टेनिंग नहीं की है, यहाँ आपने कोई बहुत ज्यादा जिसको मैं कहूँगा सेक्शनिंग के प्रोसीजर्स का इस्तेमाल नहीं किया है। ये इस जगह का एक सिग्निफिकेंस है। ऑल्दो यू रिक्वायर ए थिन सैंपल, ऑब्वियस थिन सेक्शनिंग करनी है क्योंकि आपको लाइट उसके अंदर से होकर गुजारनी है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। मूवेबल चीजों को आप बड़े आसानी से इससे स्टडी कर सकते हो। इंटरनल स्ट्रक्चर्स को आप देख सकते हो बहुत आसानी से सेल के अंदर की तरफ। तो दीज आर द सम सिग्निफिकेंस ऑफ द फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। अगली हम बात कर लें इसी जगह पर आपके DIC, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। इसमें सिर्फ दो बातें याद रखनी है कि आप एक पोलराइजर का इस्तेमाल करते हो और प्रिज्म का इस्तेमाल करते हो।
तो पोलराइजर का इस्तेमाल करते सिंगल पोलरिटी वाली लाइट को आप यहां से पास ऑन कराओगे और प्रिज्म इस लाइट को डिस्पर्स करेगा। कुछ लाइट ऐसी होगी जो सीधे के सीधे गुजर जाएगी, कुछ लाइट ऐसी होगी जो सीधे के सीधे गुजर जाएगी, और कुछ लाइट ऐसी होगी जो आपके सिस्टम में से होके जाएगी, आपके स्पेसिमेन में से होके जाएगी। एक बार फिर प्रिज्म का इस्तेमाल करके ये जो आपकी लाइट है जिसको आपने डिस्पर्स किया था उसको सिंगल बनाओगे या उसको कोइंसाइड कराओगे, और यहां पर आप एनालाइजर का मतलब होगा इंटरफेरेंस को देखने वाली जगह, वहां पर आप इंटरफेरेंस को देखोगे। सो दिस इज द ओवरऑल थिंग ऑफ डीआईसी। कंसेप्ट क्या याद रखना है, पोलराइज लाइट का इस्तेमाल होगा और प्रिज्म का इस्तेमाल करोगे। प्रिज्म एक बार तो उसको सेपरेट करने के लिए और एक बार वापस जोड़ने के लिए। तो सेपरेट करना और जोड़ना, जोड़ना मतलब कोइंसाइड करना, इसका इस्तेमाल होगा। डीआईसी की खास बात होती है कि इसमें थिन और थिक दोनों ही तरह के सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। सेक्शनिंग इसमें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती क्योंकि इंटरफेरेंस कराना है आपको। देन अगली बात हम सीखेंगे फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के बारे में। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में आगे बढ़ने से पहले बहुत छोटी छोटी सी बातें मैं आपको बता दूं कि जो फ्लोरेसेंस का पूरा फिनोमेना है कि आपने किसी कंपाउंड को जिसके अंदर फ्लोरेसेंस करने की कैपेबिलिटीज हैं उसको आपने लैम्डा 1 दिया, और इसकी खास बात होती है कि दे विल बी इमिटिंग लैम्डा 2। इसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन वेवलेंथ, दिस इज एक्साइटेशन वेवलेंथ, और इसको हम बोलते हैं इमिशन वेवलेंथ, दिस इज इमिशन वेवलेंथ। हमेशा रूल याद रखना है कि लैम्डा 2 इज ऑलवेज मोर देन द लैम्डा 1, ये एक रूल होता है। लेकिन यहां एक छोटी सी बात मैं और आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये जो आपने एक्साइटेशन वेवलेंथ दी है सपोज ब्लू कलर की, तो इससे जो रेड कलर की जो इमिशन वेवलेंथ निकली है ये सभी डायरेक्शंस में निकल सकती है। इट कैन गो इन ऑल द डायरेक्शंस, ये रूल याद रखना। इवन वापस 180 डिग्री पर भी जा सकती है, यानी कि लैम्डा 2 के इतने सारे डायरेक्शन हो सकते हैं। एवरीथिंग इज लैम्डा 2 और सभी जगह पर ये वेवलेंथ सेम होगी। बस इतनी सी बात का मैं इस्तेमाल करूंगा माइक्रोस्कोपिक टेक्निक में। दो तरह की फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी हो सकती है, एपिस्कोपिक और डायस्कोपिक। डायास्कोपिक, अगर आप अपना ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से कर रहे हो, हियर इज द योर ऑब्जेक्टिव एंड देन आईपीस, तो ये होता है डायस्कोपिक। और अगर आप अपना ऑब्जर्वेशन या तो ऐसे कर रहे हो या ऐसे कर रहे हो, यानी कि जिधर की तरफ से आपने लैम्डा 1 दिए उधर की तरफ ही आप लैम्डा 2 देख रहे हो या किसी और डायरेक्शन में देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं एपिस्कोपिक। नाउ यहाँ जो कंसेप्ट है जो इस डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है कि यू सिंपली गिवन दिस लाइट ओवर हियर, यहाँ से आपने सोर्स लाइट दी जिसको हमने कहा कि दिस इज द लैम्डा 1। इसको एज यूजुअल आपने कंडेंसर लेंस से कंडेंस किया, कंडेंस करने के बाद जो यहाँ एक डाइक्रोमेटिक मिरर इस्तेमाल किया। डाइक्रोमेटिक मिरर भी आप समझ लें कि डाइक्रोमेटिक मिरर की जो खास बात होती है कि दीज मिरर्स विल रिफ्लेक्ट वन पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड ट्रांसमिट अनदर वन, यानी कि लैम्डा 1 के लिए तो रिफ्लेक्टर की तरह कार्य करेंगे और लैम्डा 2 के लिए ये एक नॉर्मल ग्लास की तरह काम करेंगे कि उसको पास थ्रू हो जाने देंगे। और यहाँ इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ये पूरी की पूरी माइक्रोस्कोपी क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ हमें फ्लोरेसेंस देखना है एक डिफरेंट डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन से तो आपने लाइट दी और इस डायरेक्शन में अपनी जो फ्लोरेसेंस है यहाँ पर देखा, ये है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। यही चीज अगर मैं आगे की तरफ लेके जाऊं तो इसका एक एडवांस वर्जन होता है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। दिस इज कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी का पूरा कंसेप्ट है कि आप अपने स्पेसिमेन को अलग अलग एंगल से अलग अलग वक्त पे देखो और उन सारी की सारी इमेजेस को फाइनली फ्यूज कर दो या एक जगह इकट्ठी कर दो जिससे कि 3D इमेज क्रिएट हो जाए। यहाँ पूरा का पूरा कंसेप्ट है कि आपने लेजर लाइट दी और लेजर लाइट को एज यूजुअल वही डाइक्रोमेटिक मिरर से इस्तेमाल किया। डाइक्रोमेटिक मिरर की खास बात थी कि इस लैम्डा 1 को रिफ्लेक्ट करता था और ये जो रेड वाली लाइट है इसको ये आगे ट्रांसमिट करता था, और यहाँ पर आपने डिटेक्टर इस्तेमाल कर रखा है। हियर वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज डिटेक्टर इज द पिन होल अपर्चर। वो क्या कर रहा है कि स्पेसिफिक एरिया के फ्लोरेसेंस को ही ऑब्जर्व कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है ना। पिन होल अपर्चर से तो एक स्पेसिफिक एरिया का फ्लोरेसेंस वहां से निकलेगा और पीछे जो रिकॉर्डर लगा रखा है वो उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता जाएगा और इस तरह से अलग अलग एरिया का फ्लोरेसेंस आप देखते जाओगे।
जब आप अलग-अलग एरिया का आपने फ्लोरेसेंस देख लिया, उसको जब आपने वापस से एनालिसिस के द्वारा, ऑब्वियसली कंप्यूटर ये काम करता है, सारी इमेजेस को एक जगह पर रख दिया, तो दिस कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप इज गोइंग टू प्रोड्यूस द 3D इमेजेस। यही खास बात आपके डीआईसी की भी, वो भी आपका 3D इमेज क्रिएट कर सकता है। तो ये बहुत मोटा-मोटा तरीका, ये थोड़ा-सा एक कंपैरिज़न आप देख लें कि विज़िबल जो लाइट्स विज़िबल माइक्रोस्कोपीज़ होती हैं, वो मेनली हम लोगों ने 4 तरह की डिस्कस की है, 5वां मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया फ्लोरेसेंस वाला। जो आपका ब्राइट फील्ड है, जिसको हमने सबसे पहले डिस्कस किया है, उसमें हम कहेंगे कि जो विज़िबल लाइट का इस्तेमाल किया है, टिपिकल मल्टीपर्पज़ यूज़ होते हैं, जो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। स्टेनिंग इसमें ज़रूरी होती है, स्टेनिंग। इसी प्रकार से डार्क फील्ड वाले में स्टेनिंग की जरूरत नहीं होती और इसका शेप और मूवमेंट देखने में आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आप होलो कोन का इस्तेमाल करते हो, इसमें कॉलर इल्यूमिनेशन का इस्तेमाल करते हो, कॉलर्स इल्यूमिनेशन। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में अगेन आप विजुअलाइज कर सकते हो इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनेल्स और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को फाइनर लेवल पे बिना स्टेनिंग के। इवन आप लाइव सेल की भी स्टडी कर सकते हो। फेस कंट्रास्ट डिफरेंशियल माइक्रोस्कोपी में का जो मेन इस्तेमाल है, वो आपका 3D इमेजेस के रूप में चीजों को देखना है। इसकी जो खास बात है, दो बीम लाइट की दो बीम इस्तेमाल की जाती है, दो प्रिज्म इस्तेमाल किए जाते हैं। ये छोटी सी समरी है सारी की सारी माइक्रोस्कोपीज की, और फ्लोरेसेंस के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं। अगली बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। आगे जाने से पहले बहुत सिंपल सी बात मैं फिर से याद दिलाऊं कि हमने एक फार्मूले का इस्तेमाल किया था, वो था कुछ इस प्रकार का, और उसमें हमने इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बोला था। हमारा जो लैम्डा है, अगर मैं डी ब्रोगली प्रिंसिपल का इस्तेमाल करूं, तो इलेक्ट्रॉन बीम की जो लैम्डा होती है, वो बहुत बहुत कम होती है। दिस इज अराउंड 1 to 10 एंगस्ट्रॉम के लगभग। यहाँ हम एक अच्छे रिजोल्यूशन की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, और यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। हियर दिस इज द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसको हम टैम कहते हैं सामान्य भाषा में, टैम। इसकी जो खास बात होती है कि यू आर जस्ट प्लेसिंग योर स्पेसिमेन ऑन द कॉपर ग्रिड, और किसी एक जगह से, यहाँ से सपोज टंगस्टन वगैरह, इसके वी शेप टंगस्टन रखा जाता है एज ए कैथोड, एंड दिस कैथोड इज गोइंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन, electrons are being produced. This anode is acting as an accelerator, इसको एक्सेलरेट करेगा। और यहाँ बीच बीच में हमने कंडेंसर लेंसेज लगा रखे हैं। कंडेंसर लेंसेज जो होंगे, वो बेसिकली जो लेंसेज का जो काम होता है कि चीजों को फोकस करना, तो बेसिकली यहाँ कंडेंसर या इस तरह के जितने भी लेंसेज हैं, आपकी जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको बिल्कुल पिन पॉइंट कर देता है। तो यहाँ वाला कंडेंसर लेंस तो क्या करेगा, आपकी बीम को पिन पॉइंट करके स्पेसिमेन के ऊपर स्ट्राइक करवाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन की बीम है वो स्पेसिमेन में से होकर गुजरेगी पूरी की पूरी। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अब नीचे दो और लेंसेज लगाए गए, ऑब्जेक्टिव लेंसेज, इंटरमीडिएट लेंसेज, प्रोजेक्टर लेंसेज। ये क्या कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन बीम को फाइनली आपकी इमेज प्रोड्यूस करने के लिए मैग्निफिकेशन कर रहे हैं और फाइनल रिजोल्यूशन पैदा कर रहे हैं। सो दिस इज ओवरऑल योर टैम। दो तीन चीजें इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है कि पहली बात वो ये कि आपका जो स्पेसिमेन है, वो कॉपर ग्रिड के ऊपर रखा जाता है, किसी ग्लास के ऊपर नहीं रखा जाता। पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है, पूरा का पूरा प्रोसेस, ये वैक्यूम के अंदर किया जाता है। और खास बात है, यहाँ जो लेंसेज होते हैं वो नॉर्मल लेंसेज नहीं होते, दे आर एक्चुअली द मैग्नेट्स। यहाँ जो नाम तो लेंसेज लिखा है, बट एक्चुअली ये मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी खास बात है आपकी सैम के बारे में, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन अगेन कैथोड का वही यूज है, एनोड का वही यूज है। यहाँ पर भी आप लेंसेज का इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि अगेन मैग्नेट्स हैं, और जो स्पेसिमेन है वो जहां रखा है, सपोज यहाँ पर, उससे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने का जो कंसेप्ट है, वो ये कि यू आर गोइंग टू स्टडी द सरफेस। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, जबकि यहाँ पर आप सरफेस देख रहे हो। एक कंपैरिजन यहाँ पर इसीलिए मैंने लिया है कि अगर आप लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का कंपैरिजन करो, तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो आपकी ह्यूमन आई से हो रहा है। यहाँ पर फ्लोरेसेंट स्किन या फोटोग्राफिक फिल्म हो रही है। फिक्सेशन या फॉर्मेल्डिहाइड से करते हैं, या ग्लूटाराल्डिहाइड या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से। यहाँ नॉर्मल माइक्रोटोमी से काम चल जाता है, यहाँ अल्ट्रा लेवल पे माइक्रोटोमी की जाती है। एम्बेडिंग एजेंट यहाँ पर वैक्सेस होते हैं, यहाँ पर रेजिन्स होते हैं।
स्टेन के लिए वाटर सोल्यूबल डाइज इज ओके। यहाँ पर यूरेनियम या दूसरे हैवी मेटल्स, इवन गोल्ड वगैरह के सॉल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है स्टेनिंग के लिए। सपोर्ट सिस्टम, ऑब्वियसली जिस जगह पर आप अपना स्पेसिमेन रखोगे वो ग्लास होगा, यहाँ पर कॉपर ग्रिड होगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। इलेक्ट्रॉन की जो बीम होगी 1 से लेकर 10 नैनोमीटर के बीच की कोई चीज होगी, एंगस्ट्रॉम सॉरी। यहाँ पर 4 नैनोमीटर लिखा हुआ है, इसको आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे। रिजोल्यूशन बहुत बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, यहाँ पर आप फाइनर डिटेल्स पता लगा सकते हो, और जो मैग्निफिकेशन होता है वो लाखों में होता है, 10⁵ लेवल का। ठीक है, so these are the some of the things of electron microscopy and light microscopy. लास्ट चीजें आएंगी आपकी एसटीएम, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी। एक नॉर्मल में इसके लिए कंसेप्ट लेता हूं कि आप एक अंधे व्यक्ति को कहो कि तुम इस चीज को पहचानो, तो वो कैसे पहचानेगा? वो क्या करेगा, उसके ऊपर हाथ रखेगा और उस हाथों के स्पर्श जो होगा, टच जो सेंस होगा, उसके बेसिस पे वो चीजों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेगा। इस टच में वो बिल्कुल पास 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 लेके जाएगा। तो ये स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी कुछ कुछ ऐसा ही मामला है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रोब ले रहे हैं जिसको हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक प्रोब। उसकी जो खास बात होती है कि दो सरफेसेस के बीच में जो वोल्टेज क्रिएट किया जाता है, और वो अगर पास या दूर जो होगा, उसके अकॉर्डिंग उस प्रोब के अंदर करंट चेंज आएगा। नाउ से फॉर एग्जांपल ये आपका इस तरह का अप एंड डाउन टाइप का एक स्ट्रक्चर है, और यहाँ आपने स्कैनिंग प्रोब लगाया है। स्कैनिंग प्रोब को आपने क्या किया कि एग्जैक्टली सेम लेंथ पे चलाया, सेम लेंथ पे चला। यहाँ पर सभी जगहों पर थोड़ी देर के लिए इसको मैं यूं मान लूं, यहाँ वाले केस में दूरी कम से कम है, यहाँ वाले केस में दूरी ज्यादा है, यहाँ वाले केस में स्कैनिंग प्रोब से दूरी और भी ज्यादा है। आप ध्यान से देखो इस चीज को, जहां दूरी कम है वहां पर करंट ज्यादा है, और जहां दूरी ज्यादा है वहां पर करंट कम है। और ये जो करंट, टनलिंग करंट जो है, इसको रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड किया जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरी चीजों को एनालाइज किया जा रहा है कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। तो जो इसका स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी होती है, ये अप एंड डाउन जो स्ट्रक्चर्स होंगे, स्ट्रक्चर में जो टोपोलॉजी होगी, उसको डिटेल स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी का एक और वर्जन होता है एएफएम, इट इज एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। उसमें कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। उसमें कैंटिलीवर होगा, एंड दिस कैंटिलीवर इज कंटिन्यूअसली मूविंग ओवर हियर। अब इस कैंटिलीवर की खास बात होती है कि इसमें ये जो सरफेसेस हैं, इनके ऊपर चलना होता है, एग्जैक्टली टच नहीं करना होता है, इनके ऊपर चलना होता है। वो यहाँ आएगा, इसको मैं थोड़ा सा आगे ले लूं। सपोज ये स्ट्रक्चर है, अब ये कैंटिलीवर यहाँ आएगा तो इसको ऊपर उठना पड़ेगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये ऐसे चलेगा, फिर ये ऊपर उठना पड़ेगा। तो बार बार क्या होगा, इस स्ट्रक्चर का, इस कैंटिलीवर स्ट्रक्चर गेट चेंज। ये यहाँ था तो ऐसा था, ये यहाँ आया तो ये थोड़ा सा चेंज होएगा, फिर ये यहाँ आया तो ये शायद ऐसा हो जाएगा। 3 लोकेशंस आ गई, मैं इसको सिंगल लाइन में ले लूं कि पहला केस इसका ऐसा है, दूसरा केस ऐसा है, और तीसरा केस ऐसा है। से फॉर एग्जांपल अभी ऐसे चल रहा है, फिर ये वापस से ऐसे हो गया, एंड सो ऑन। हर बार जब ये कैंटिलीवर अपने आप की लोकेशन को बदलेगा, एक प्रोब है कैंटिलीवर, मतलब एक प्रोब आप यूं समझ लें आसान भाषा में। तो इस वक्त इसका एंगल ऐसा है, इस एंगल को लगातार लेजर्स के माध्यम से देखा जा रहा है कि वो एंगल किस प्रकार का है। जो ही उसने अपना एंगल चेंज किया, तो कैलकुलेशंस होती हैं कि अगर ये इस प्रकार से इस प्रकार चला जाए तो एंगल में कितना परिवर्तन हुआ। उसके अकॉर्डिंग चीजों में रिकॉर्डिंग होती जा रही है, और उस रिकॉर्डिंग के लास्ट में ये पता लग जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आपका ये प्रोब चल रहा था, उसने उसकी शेप कैसी थी। तो एएफएम नाम खुद कह रहा है कि एटॉमिक लेवल पर जाकर मैं फाइनल डिटेल्स दे सकता हूं, तो इवन मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स भी बता सकती है एएफएम। ठीक है, सो दीज आर द सम ऑफ द माइक्रोस्कोपीज, हो सकता है आपको पसंद आई हो। सो जस्ट सेंड मी लाइक ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच।